हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वीकली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम और आज के इस वीडियो में हम 12 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द वीक, यानी कि बीते हुए हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उन डेज के बारे में डिस्कस करेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2022, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ है, तो इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगला टॉपिक है ग्रीन वॉशिंग। उसके बाद हम ई वेस्ट रूल के बारे में पढ़ेंगे। ये रूल पहले भी नोटिफाई हो चुका है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, लेकिन फिर से डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हम देखेंगे इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज टू सेल फ्रॉम वाराणसी इन जनवरी 2022, दैट इज नेक्स्ट ईयर। उसके बाद हम अमूर फाल्कन फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, दिस इज पार्ट ऑफ योर साइंस एज वेल एज एनवायरमेंट, राइट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड इंसिस्ट यू टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू टाइप इन @BIS Academy, चैनल मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और हाँ, यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोस के रेगुलर अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द वीक। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे आता है 12 नवंबर। इसको हम एज अ वर्ल्ड न्यूमोनिया डे सेलिब्रेट करते हैं। निमोनिया क्या है? तो ये एक तरीके का बीमारी है, आपका ये लंग का इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और सांस लेने में तकलीफ पैदा करता है। तो 12 नवंबर को हम वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सकें निमोनिया डिसीज़ के बारे में, कैसे इससे लड़ा जाए, इससे कैसे प्रिवेंट किया जाए। इन सभी बातों के लिए हम वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। निमोनिया दुनिया का सबसे बड़ा इन्फेक्शियस किलर है, चाहे वो बच्चों के मामलों में हो या फिर बड़ों के मामले में हो। और ये 5 साल के कम उम्र के बच्चों का डेथ का कारण, सबसे बड़ा डेथ का कारण है ये। इस साल के थीम की बात करें तो इसे हम निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन थीम दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर सर्टेन कंडीशंस अराइज होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, वो सिचुएशंस बनती हैं, तो निमोनिया इम्पैक्ट कर सकता है सभी को। इसके रिगार्डिंग एक कैंपेन भी चलाया गया है। इस कैंपेन का नाम है न्यूमोलाइट 2022, राइट। 2022 में कुल 42 कंट्रीज़ की मदद से 228 मॉन्यूमेंट को इल्यूमिनेट किया जाएगा। जैसा कि आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे कि बुर्ज खलीफा में इंडिया के भी इंडिपेंडेंस डे से रिगार्डिंग या फिर शाहरुख खान के बर्थडे के दिन उसको इल्यूमिनेट किया जाता है ताकि दुनिया को दिखे कि हाँ कुछ स्पेसिफिक डे है। उसी तरीके से 42 देशों की मदद में अलग अलग देशों में 228 मॉन्यूमेंट्स को इल्यूमिनेट किया जाएगा, या फिर किया गया था हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, ताकि वर्ल्ड निमोनिया डे हम सेलिब्रेट कर सकें और लोगों को जागरूक कर सकें। निमोनिया क्या है? जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक तरीके का ये इन्फ्लेमेटरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन से होता है और लंग्स में एक एल्वियोली नामक चीज़ होती है। एल्वियोली क्या होती है? आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहाँ पर पानी भर जाता है। अगर आप एल्वियोली देखें यहाँ पर इमेज में तो आप लंग्स देख पा रहे होंगे, ये पाइप्स हैं आपकी, और ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट आप देख रहे हैं ये आपकी एल्वियोली है। यहाँ पर जब पानी भर जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, दिक्कतें आती हैं, जो कि निमोनिया पैदा करता है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज निमोनिया। अगला इंपॉर्टेंट दिन आता है 13 नवंबर। इसे हम एज अ वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। काइंडनेस क्या होता है आप सभी जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो 13 नवंबर को काइंडनेस को प्रमोट करने के लिए हम वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो दूसरों से काइंडली बिहेव कर सकें। काइंडली हम जानते हैं ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है और लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। काइंडनेस में आप जैसे देख सकते हैं एम्पैथी, लिसनिंग, सोशल, जेनरस, चैरिटेबल, हेल्पफुल, ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है काइंडनेस का पार्ट है, राइट। और इस दिन का जो एम होता है वो लोगों को हाईलाइट करना, एनकरेज करना, सोसाइटी को, कम्युनिटी को, ताकि वो अच्छे काम कर सकें और एक दूसरे के प्रति काइंड रह सकें, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज़ 14 नवंबर, जिसको हम एज ए चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हम जानते हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो बच्चों से बहुत अफेक्शनेट थे, बच्चों से उनका बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए उनके बर्थ को हम एज अ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम लोगों को अवेयर कराते हैं चिल्ड्रन के राइट, केयर और एजुकेशन के बारे में, राइट। अगला इंपॉर्टेंट डे 15 नवंबर को ही आता है, जिसको हम एज ए बिरसा मुंडा जयंती सेलिब्रेट करते हैं। बिरसा मुंडा एक बहुत ही अच्छे सिग्निफिकेंट फिगर रहे हैं इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 उलियाटू गांव में, जो कि झारखंड के डिस्ट्रिक्ट कुंती में है, वहां पर हुआ था। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर रहे हैं इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, इसीलिए हम इस दिन को बिरसा मुंडा जयंती के रूप में भी मनाते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज 16 नवंबर। इस दिन हम नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट करते हैं। हर देश की अपनी एक मीडिया होती है जो देश के आम नागरिक तक दुनिया भर के और देश के इंपॉर्टेंट खबरें पहुंचाती है। इस दिन को हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑनर में सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन ये भी बताता है कि हमारे देश में फ्री और अकाउंटेबल प्रेस एग्जिस्ट करता है, राइट। बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ, जो कि एक रिपोर्ट के बारे में है, रिपोर्ट ऑफ डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ कंट्री 2022।
जीएस पेपर 3 और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं, राइट। तो यहाँ पर खबरों में बताया गया है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन्होंने डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट को पब्लिश किया है। 2022 का रिपोर्ट है ये। क्रक्स ऑफ द रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट की मेजर फाइंडिंग्स क्या है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज में इजाफा हुआ है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज मतलब क्या होता है, हम जानते हैं अंडरग्राउंड पानी अवेलेबल है, तो वहाँ पर वो पानी रिचार्ज होता है, यानी कि ऊपर से पानी पर्कुलेट होकर अंडरग्राउंड जाता है, इकट्ठा होता है, तो इसी प्रोसेस को हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहते हैं। इस प्रोसेस में इजाफा देखा गया है, इंक्रीज देखा गया है। एनालिसिस के रिपोर्ट बताते हैं कि 909 असेसमेंट यूनिट्स ऐसे हैं जिनमें इंप्रूवमेंट पाया गया है। अगर हम 2017 के असेसमेंट डेटा से कंपेयर करें तो उन डेटा में 909 असेसमेंट यूनिट ऐसे रहे हैं जिसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है। टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो कंट्री की है वो है 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर। यहीं पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात करें तो 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज यूनिट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सट्रैक्शन, यानी कि कंडीशन में इंप्रूवमेंट आई है। क्यूबिक मीटर क्या है, बिलियन क्यूबिक मीटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्यूब मीटर क्यूब, अब यहाँ पर ये एक क्यूब हाइट है, एक क्यूब मीटर लेंथ है, एक क्यूब मीटर ब्रेथ है, तो एक क्यूब जो 1 मीटर क्यूब का रहेगा उसमें जितना पानी आता है वो एक यूनिट है वाटर मेजरमेंट का, वॉल्यूम मेजरमेंट का आप कह सकते हैं। तो एक्सट्रैक्शन की बात करें तो वो है 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर, और रिचार्ज की बात करें तो वो है 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर, राइट। और टोटल 7089 असेसमेंट यूनिट ऐसे हैं जिसमें से 1006 यूनिट को ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में रखा गया है। मतलब कि टोटल असेसमेंट कितने हैं 7089, इसमें से 1006 यूनिट ओवर एक्सप्लॉइटेड किए गए हैं। अब यूनिट्स क्या होते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग रेंजेस होते हैं, जिसके बेसिस पर हम मेजरमेंट करते हैं और रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो इस तरीके का एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, ये ऑलरेडी पहले भी हो चुका है। 1980, 1995, 2004, 2009, 2011, 13, 17, 20 और फाइनली अब 2022 में ये फिर से रिपोर्ट आया है। इस तरीके का एक्सरसाइज सेंट्रल और स्टेट यूनियन टेरिटरी के कॉम्बिनेशन में होता है। सेंट्रल की तरफ से सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB और स्टेट के अपने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि मिलकर इस तरीके के एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं और रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, राइट। ये 400+ पेजेस के रिपोर्ट है, पूरा रिपोर्ट यहाँ पर हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पर बता दिए जाएंगे। मेजर फाइंडिंग्स अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का, यानी कि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की बात करें उससे कंपेयर में इंडिया सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ करता है। और 87% ग्राउंड वाटर का यूज़ इरिगेशन के लिए किया जाता है। इरिगेशन यानी कि खेतों में जो सिंचाई होती है उसके लिए 87% ऑफ ग्राउंड वाटर यूज़ किए जाते हैं। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, अंडरग्राउंड वाटर हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे थे, उससे पहले पूरी खेती रेनफॉल पे डिपेंडेंट थी, कैनाल जो नहर थी उन पे डिपेंडेंट थी, नदियों पे डिपेंडेंट थी। लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी के साथ जब हम अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, उसके बाद से अंडरग्राउंड वाटर को इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाने लगा और खेती अच्छे से होने लगी, राइट। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन डिक्लाइन हुआ है कंपेयर टू रिचार्ज, ये ऑलरेडी हमने मेजर फाइंडिंग में देख लिया है। वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है कि 2032 तक 60% एक्विफायर जो कंट्री हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएंगे। एक्विफायर क्या होते हैं, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए। जनरल टेंडेंसी हमारा क्या होता है, अगर आप अंडरग्राउंड वाटर के बारे में जानते हैं तो हमें लगता है कि ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा एक नदी या तालाब या फिर स्ट्रीम के रूप में होगा। ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कोई बॉडी अंडरग्राउंड में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अंडरग्राउंड में सैंड, ग्रेवल, क्ले, अलग अलग तरीके के मटेरियल होते हैं जिसमें पानी पर्कुलेट करते हैं या फिर पानी यहाँ पर इकट्ठा रहते हैं। तो जब हम अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये पानी, हम जैसे यहाँ पर मशीन्स लगी हुई हैं तो ये पानी सोखते हैं एक तरीके से और यहाँ से पानी निकल के बाहर आ जाता है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज एक्वाफायर। और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से 2032 तक 60% एक्वाफायर जितने हैं इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगी। नदियों में जो पानी बह रहा है उसमें से बहुत ही मेजर पोर्शन ग्राउंड वाटर से ही आता है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन नेचुरल वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करेगा। वाटर साइकिल क्या होता है आप जानते हैं, वाटर की पूरी साइकिल होती है। जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ से वाटर इवेपोरेट होता है, ऊपर जाके कंडेंस होता है, फिर रेनफॉल के रूप में नीचे आता है। ये साइकिल चलती रहती है, वाटर इसी तरीके से सर्कुलेट होता है। अगर ग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा तो इस नेचुरल वाटर साइकिल में डिस्टर्बेंस आएंगी, राइट। स्टेट वाइज ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की रिपोर्ट के हिसाब से पूरे देश में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 60.08% है। वहीं हम अगर स्टेट्स की बात करें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादरा नागर हवेली, दमन, दीव, इन स्टेट्स में वाटर एक्सट्रैक्शन का लेवल 100% से ज़्यादा है। वहीं दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, इन सब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यहाँ पर वाटर एक्सट्रैक्शन का रेंज 60 to 100% है, राइट। बाकी सब स्टेट्स में एक्सट्रैक्शन 60% से नीचे है। ग्राउंड वाटर स्टेटस की बात करें इंडिया में तो इंडिया सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। और ग्लोबल लेवल की बात करें तो ये चौथे नंबर पे आता है वाटर विड्रॉल पे। इंडियन सिटीज़ यहाँ पर 48% ग्राउंड वाटर यूज़ करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं हर घर बन रहे हैं, शहरों में घर बन रहे हैं,
हर घर में बोरिंग लगा देते हैं। बोरिंग मतलब क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने की मशीन लगाते हैं। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आदमी अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है। इसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल दिन ब दिन डिप्लीट हो रहा है। इश्यूज़ क्या हो सकते हैं इससे, हम जानते हैं बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स आ रहे हैं, सूखा पड़ जा रहा है, रेनफॉल प्रॉपर हो नहीं रही हैं, जिसके वजह से हमें अंडरग्राउंड वाटर को निकालना पड़ता है। अब निकालने प्रॉब्लम क्या आता है कि ये सारे जो अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पर कोई चेक नहीं है, कोई मीटर नहीं लगा हुआ है, लोग अपने हिसाब से निकाले पड़े हैं। और हम जानते हैं बहुत सारे स्टेट्स में फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, जैसे दिल्ली की बात करें या फिर बहुत सारे स्टेट्स में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडीज़ दी जाती हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके मशीनरी चलाई जाती है और अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अनमीटेड होते हैं ये, नॉन वॉल्यूमेट्रिक होते हैं, सब्सिडाइज टैरिफ मिलते हैं इनको, इसके वजह से यहाँ पर एक्सट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और डिप्लीशन वहाँ पर लगातार अंडरग्राउंड वाटर में देखा जा सकता है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद से ग्राउंड वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसा कि हमने देखा 87% ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज़ यूज़ फॉर इरीगेशन पर्पस। इरीगेशन मतलब कि सिंचाई के लिए यूज़ होता है। सिंचाई कहाँ होती है, खेतों में। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है अनाजों का उपज हो गया, ज़्यादा हो गया था। ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वहाँ पर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण भी ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर गवर्नमेंट भी बहुत सारे फार्मर्स को वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो करने में इंकरेज करती है, जैसे कि राइस, शुगर केन। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी का कंजप्शन होता है इन प्लांट्स में। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑलरेडी यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एमएसपी देती है इन क्रॉप्स पर, इसलिए किसान इनको उगाते हैं और जानते हैं ये शुगर केन वगैरह एक कमर्शियल क्रॉप है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, राइट। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर हम स्कीम्स को डिटेल में नहीं जानेंगे, यहाँ पर सिर्फ नाम देख लेते हैं। स्टिल इफ़ यू वांट सेपरेट वीडियो कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। हर इनिशिएटिव्स को लेकर आपको सेपरेट वीडियो दे दी जाएगी। तो क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, एक्वाफायर मैनेजमेंट एंड मैपिंग प्रोग्राम, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, राइट। दीज आर द इनिशिएटिव फॉर प्रोटेक्टिंग और सेविंग अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर से रिलेटेड 2020 में क्वेश्चन भी आ चुके हैं प्रीलिम्स में। यहाँ पर क्या पूछा गया है, 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अगला स्टेटमेंट है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वॉज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और लास्ट स्टेटमेंट है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अंडरग्राउंड इरीगेशन इन द वर्ल्ड, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्टैटिक पोर्शन है, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ये पहला पोर्शन है, ये 2020 के रिपोर्ट का यहाँ पर सिस्टम था। और ये जो सेकंड पॉइंट है ये आपका स्टैटिक पोर्शन है, ये भी आपका ये फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन फिलहाल की बात करें तो ये भी स्टैटिक में माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी यानी कि 2 और 3 ऑप्शन सही है, ये नंबर यहाँ पर गलत हो सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, स्टैटिक और करंट को मिलाकर। बढ़ते हैं अपने अगली खबर की तरफ, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, जैसे कि आपका घर अगर गंदा हो जाता है या फिर दीपावली के समय में अक्सर सबके घरों में पेंटिंग होती है। पेंटिंग आप घरों की क्यों करते हैं, क्योंकि घर गंदा हो जाता है, उसको अच्छा दिखाने के लिए हम वाइट वॉशिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं या फिर किसी भी कलर से पेंट करते हैं, लेकिन जनरल टर्म क्या यूज़ होता था पहले, वाइट वॉश कराया जा रहा है। उसी तरीके से ग्रीन वॉशिंग एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड टर्म है, जहाँ पर ग्रीन वॉशिंग यानी किसी भी गंदे चीज़ को छुपाने के लिए ग्रीन वॉशिंग की जाती है। जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, एनवायरनमेंट का पार्ट है। देख लेते हैं खबरों में क्या है। तो यहाँ पर इंडिया की कुछ कंपनीज़ हैं जो कि ग्रीन फ्यूचर के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। कैसे थ्रेट है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, इन्होंने प्राइवेट कॉर्पोरेशन को वार्न किया है कि ग्रीन वॉशिंग कॉन्सेप्ट है इसको यूज़ ना करें और प्रॉपर तरीके से अपने जो भी एमिशंस हैं उनको रोकें। ग्रीन वॉशिंग क्या है, ग्रीन वॉशिंग टर्म सबसे पहले 1986 में जे वेस्टरवेल्ड द्वारा यूज़ हुआ था। जे वेस्टरवेल्ड एक अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट और रिसर्चर हैं। ग्रीन वॉशिंग होता क्या है एक्चुअली, तो ये एक तरीके की प्रैक्टिस होती है जो कि प्राइवेट फर्म्स या फिर गवर्नमेंट यूज़ करती हैं क्लाइमेट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को शो ऑफ करने के लिए। ऐसा मतलब कि दिखाया जाता है कि क्लाइमेट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। एमिशंस जो होती हैं वो रुकती नहीं है, लगातार एमिशंस होती रहती हैं, लेकिन उसको कंबाइन किया जाता है, उससे छुपा लिया जाता है इन क्लाइमेट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो और बहुत सारे जो क्लेम्स होते हैं वो मिसलीडिंग होती हैं, वेरीफाइड नहीं होते हैं, कंफ्यूजिंग होती है, जिसके वजह से एक्चुअल में काम तो नहीं हो रहा है लेकिन सिर्फ दिख रहा है। इससे होता क्या है, तो जो भी एंटिटी का इमेज है, एंटिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उनके इमेज जो है वो बूस्ट हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो क्लाइमेट फ्रेंडली एक्टिविटी तो कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में जो भी लड़ाई है, फाइट है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। क्लाइमेट में एमिशन लगातार हो रहा है और यहाँ पर हम अपने इमेज को सिर्फ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं जैसे कि ऑयल जायंट, शेल, BP, कोको कोला, इनके ऊपर ग्रीन वॉशिंग का एक्विजिशन हमेशा लगता आ रहा है।
ग्रीन वॉशिंग का इम्पैक्ट क्या होता है तो हम ऑलरेडी ये जान चुके हैं। एक तरीके की फॉल्स पिक्चर प्रोड्यूस करता है लोगों के दिमाग में, सरकारों के दिमाग में, या फिर जो भी लीगल बॉडीज़ है जो इन पे ऊपर ध्यान दे रहे हैं उनके खिलाफ ये दिखाता है, उनको दिखाता है कि ये कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही अच्छा क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ये काम नहीं कर रहे होते हैं और दुनिया को एक डिजास्टर की तरफ ढकेल रहे हैं। रेगुलेशन में चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं एमिशंस को कट करने के लिए जो भी प्रोसेसेस हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उनको मॉनिटर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे मेथडोलॉजीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, रिपोर्ट्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड होते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए सर्टिफिकेट बनाना अभी भी सेटअप नहीं हुआ है। ये अभी भी प्रोसेस में है कि कोई भी प्रोसेस है, मेथडोलॉजी है जो भी यूज़ कर रहे हैं एमिशन को कट करने के लिए, उसके लिए वेरिफिकेशन, एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो उस प्रोसेस का अभी भी काम जारी है, इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग तो ये है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि अब क्लेम करते हैं कि वो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, लेकिन फिर भी एक पैसे लेकर सर्विस फ्री ऑफर करते हैं। अब जहाँ पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है आप जानते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, सर्टिफिकेट्स डुप्लीकेट बन सकते हैं और अगेन हम क्लाइमेट के लिए कोई काम नहीं कर रहे होंगे, राइट। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हैं उनके इंटीग्रिटी और रॉबस्टनेस का कोई भरोसा नहीं है अभी, क्योंकि अभी वो नए कंपनीज़ हैं और वो पैसे को लेकर ये सारे काम कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? तो क्रेडिट क्या होता है, आप अगर फाइनेंस से थोड़ा सा भी जागरूक हैं, अगर आप पास बैंकिंग सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो आपने क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट सुना होगा। क्रेडिट मतलब क्या होता है? आपके पास वो चीज़ होना लेकिन आपको किसी बेसिस पर आपको दे दिया जाए। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए एक लोन दे दिया जाता है ताकि आप उस पैसों का यूज़ करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और बाद में आप वो पैसे रिटर्न कर सकें। और आपको क्रेडिट किस बेसिस पे दिया जाता है? तो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, सिविल स्कोर होते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें देके आपको क्रेडिट दिया जाता है। उसी तरीके से कार्बन क्रेडिट है। कार्बन क्रेडिट मतलब कि अलग अलग फैक्ट्रीज, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अलग जहरीले गैस एमिट करती हैं तो उनके पास क्रेडिट होगा, कुछ सिस्टम होगा, यानी कि ऑल्टरनेटिवली कुछ काम करेंगे वो, मान लीजिए प्लांटेशन करना, पेड़ पौधे लगाना या फिर सिस्टम डेवलप करना जो कि एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम कर सके। तो ऐसे लोग जो करेंगे तो उनको क्रेडिट दिया जाएगा। क्रेडिट दिया जाएगा तो वो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए उनके पास 100 क्रेडिट मिल गए। अब 100 क्रेडिट मिल गए तो इससे कुछ परमिट होगा, मान लीजिए 20% आप एमिट कर सकते हैं एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बिना एमिशन के फैक्ट्रीज तो चलेंगे नहीं। फॉसिल फ्यूल जहाँ बर्न होंगे वहाँ पर पोल्यूशन होना ही होना है। तो उसके लगाव में, उसके अगेंस्ट मतलब क्या होता है कि ये कुछ अगर अच्छी काम कर लेंगे, प्लान्स ग्रो कर लेंगे तो एनवायरनमेंट जो इम्पैक्ट होने वाला था उससे इम्पैक्ट कम हो जाएगा। उसी रूप में इनको कार्बन क्रेडिट दिया जाता है, राइट। कार्बन क्रेडिट है जो कैप एंड ट्रेड के ऊपर बेस्ड है। इसको 1990s में सल्फर पोल्यूशन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। अब यहाँ पर कार्बन कैप एंड ट्रेड क्या है? तो कैप एंड ट्रेड का मतलब क्या होता है? कैप मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के ऊपर एक लिमिट लगा दिया जाए। तो जैसा कि एक तरीके से मैंने ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पर कि जिनके पास कार्बन क्रेडिट रहेगा वो कैसे उनके पास क्रेडिट आएगा, वो कुछ अच्छे काम करेंगे एनवायरमेंटल डैमेज से बचने के लिए, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे या फिर प्लांटेशन करेंगे जो कि एनवायरमेंट को बचाया जा सके। तो कैप मतलब एक लिमिट लगा दिया जा सकेगा कि आप इसके ऊपर एमिट नहीं कर सकते। अगर आपको एमिट करना है तो आपको उसके अगेंस्ट में या फिर उसके लिए कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे, प्लांटेशन करने पड़ेगा, फिर आप टेक्नोलॉजी ऐसा डेवलप करें कि आपके जो एमिशन है वो कम हो जाए। तो ये कैप एंड ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन अगेन 2011 में आ चुका है रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर आप स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, आंसर यहाँ पर डी है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन, यू कैन रीड योरसेल्फ, राइट। यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, वहाँ पर आपको जस्टिफिकेशन या फिर एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगेन वी आर डिस्कसिंग, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नए आ जाते हैं। तो खबरों में क्या बताया गया है? गवर्नमेंट ने हाल ही में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2020 लागू किया है जो कि 1 अप्रैल 2023 में फोर्स में आने वाला है, यानी कि इस दिन ये एक्टिवेट हो जाएगा, इस दिन से इसको माना जाने लगेगा। रूल के हिसाब से क्या बताया गया है? रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेज, तो जो भी खतरनाक सब्सटेंसेज है, मर्करी, कैंडियम, लेड, इनका यूज़ करना, इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये ह्यूमन हेल्थ यानी कि एनवायरनमेंट में, ह्यूमन हेल्थ में, जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कवर्ड जो होते हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, कैमरा है, इनके रेंजेस में बढ़ावा दिया गया है। प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैव इंश्योर एटलीस्ट 60% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज कलेक्टेड एंड रिसाइकल बाय 23, यानी कि क्या हुआ, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के कंपनीज हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको 60% अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कलेक्ट करना पड़ेगा, रिसाइकल करना पड़ेगा, फिर से यूज़ करना पड़ेगा। टारगेट जो दिया गया है 70 और 80% 2024 और 2025 में। कंपनीज को अपने रिपोर्ट को ऑनलाइन पोर्टल पर भी सबमिट करना पड़ेगा और इसके बाद उनको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा। सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी किया। इससे पहले इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी प्रोड्यूसर की? उन्होंने गुड्स बनाया, मार्केट में भेज दिया, यूज़ हो, उसके बाद वेस्ट हो, कहीं भी जाए उनसे मतलब नहीं होता था। लेकिन अब क्या होगा, इनके पास एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। ये अगर कोई गुड प्रोड्यूस करेंगे, मार्केट में अगर डालेंगे, मार्केट आने के बाद उसको रिकलेक्ट करेंगे एज अ वेस्ट,
तो अगर कोई एक मोबाइल गया तो इसका 60% हिस्सा इनको रिकलेक्ट करना पड़ेगा जब भी एनवायरनमेंट में वो प्रोडक्ट जाता है, और उसको रिसाइकिल करके फिर से यूज़ करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए उनको कॉम्पनसेशन भी दी जाएगी। कॉम्पनसेशन देने का मतलब क्या है कि वो नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, जो भी रिसाइकलिंग का प्रोसेस है उसके लिए नए फैक्ट्रीज लग सकते हैं, ये रिसाइकल प्रोडक्ट को गैदर करना, कलेक्ट करना, तमाम तरीके के यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है, राइट। ये सब कहाँ से हो सकता है, तो ये सारे कॉम्पनसेशन से ये अपना यूज़ करके टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ई वेस्ट का इम्पैक्ट क्या होता है, तो ई वेस्ट होता है क्या एक्चुअली, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से जो भी पार्ट्स होते हैं यूज़ के बाद उसको जिसको डिस्कार्ड किया जाता है उसे हम ई वेस्ट कहते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, बैटरी ख़राब होता है, बैटरी चेंज करते हैं तो बैटरी डंप हो जाता है, फेंक देते हैं, सो दैट बैटरी वुड बी अ ई वेस्ट, राइट। इंडिया ई वेस्ट थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर है पूरी दुनिया में, चाइना के बाद। सबसे पहले टॉप पर है यूएसए, उसके बाद आता है चाइना, देन कम्स इंडिया। ई वेस्ट में 21 तरीके के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व है। ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में नोटिफाई किया गया था। इसमें बताया गया था कि ई वेस्ट में कौन कौन टाइप के वेस्ट आएंगे या फिर कौन कौन टाइप से इक्विपमेंट्स आएंगे। तो बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं ऑलरेडी, जैसे हमने देखा लेड है, मरकरी है, कैडमियम है। तो ये सारे जो टॉक्सिन मटेरियल है इंसानों के दिमाग, हार्ट, लीवर, किडनी, स्केलेटल सिस्टम, इन सब के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, और ये इवन न्यूरोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब न्यूरोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इम्पैक्ट होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल हम जानते हैं नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव मतलब जानते हैं हम जो भी रिप्रोडक्शन होता है, ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं तो उनमें भी डिसेबिलिटीज़ आ सकती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर हार्मफुल है। इंडिया में 95% ई वेस्ट जो है इनफॉर्मल सेक्टर द्वारा रिसाइकिल किया जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब कि वो कोई वैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, छोटे मोटे कंपनीज होते हैं, यही कंपनीज इनको रिसाइकिल करती हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है, पॉसिबली ना हो पाए, इनके ऊपर भी रेगुलेशन लाना बहुत ही ज़रूरी है। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो ये 70% ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, और हाउस होल्ड की बात करें तो ये 15% कॉन्ट्रीब्यूट करती है ई वेस्ट जनरेशन में, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू असम विया बांग्लादेश। जनवरी 2023 में स्टार्ट होने वाला है, जीएस पेपर 3 का हिस्सा है। यहाँ पर देख लेते हैं खबरों में क्या है। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही एक लग्जरियस रिवर क्रूज लॉन्च करने वाली है, जो कि वाराणसी से चलकर आसाम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगी। बांग्लादेश पीछे पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर 2023 जनवरी में ये स्टार्ट होने वाला है। ये दुनिया का सबसे लंबा लग्जरियस रिवर क्रूज़ है, और इसका एम है इंडिया के इनलैंड वाटरवेज के डेवलपमेंट को पुश करना। इस क्रूज़ के बारे में बात करें तो ये गंगा विलास क्रूज़ जो है वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक जाएगा 50 दिन के जर्नी पे। यानी कि एक बार स्टार्ट होगा, ये 50 दिन तक लगातार ट्रैवल करेंगे। ये अलग अलग पोर्ट्स पे जाएंगे, अलग अलग हेरिटेज साइट्स पे जाएंगे। यहाँ पर 50 दिन के जर्नी में ये 27 रिवर सिस्टम को कवर करेंगे, जिसमें 50 टूरिस्ट साइट होंगे। इन 50 टूरिस्ट साइट्स में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी इंक्लूडेड हैं, जो कि नदी के किनारे हैं, आसपास हैं, राइट। ये दुनिया का सबसे लंबा लग्जरियस रिवर क्रूज़ है, ऑलरेडी हमने देख चुका है, और ये एक सिंगल लार्जेस्ट रिवर जर्नी होगी। अभी तक दुनिया में इतनी लंबी जर्नी कोई नहीं है। इसमें हम इंडिया और बांग्लादेश के रिवर क्रूज़ मैप को दुनिया में ला सकेंगे, यानी ये हाईलाइट हो जाएगा। तो जो भी कोस्टल एरियाज़ होंगे उनका भी डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा। साथ साथ में जो भी ट्रेड फैसिलिटीज़ हैं, कार्गो सर्विसेज हैं, उनमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और जैसा कि हमने देखा यहाँ पर 50 से ज़्यादा टूरिस्ट साइट इंक्लूड होने वाले हैं, तो टूरिज्म सेक्टर में भी बहुत अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। वाराणसी डिब्रूगढ़ क्रूज़ जो है ये PPP मॉडल पर रन करने वाला है। PPP मॉडल क्या होता है? पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आइलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अंटारा लग्जरी रिवर क्रूजेस, GM बाक्सी रिवर क्रूजेस, इन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन होगा, और उसके बाद इस रिवर क्रूज़ को रन किया जाएगा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा ये क्रूज़ दिखने वाला है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इमेज है यहाँ पर दिखाया गया है। ये जनवरी 2023 से स्टार्ट होने वाला है। नेशनल वाटरवेज इन इंडिया क्या है? देश में हमारे 14,500 किलोमीटर नेविगेबल वाटरवेज हैं, यानी कि इन वाटरवेज में शिप्स या फिर बोट्स चल सकती हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। इनमें रिवर्स, बैक वाटर्स, कैनाल्स, क्रीक्स, बहुत सारे वाटर बॉडीज़ आ जाती हैं, पूरा मिला के 14,500 किलोमीटर का रास्ता बना देती हैं। नेशनल वाटरवे 2016 में एक्ट में आया था। इसमें 106 नेशनल वाटरवेज को प्रपोज किया था, जिसमें 5 एग्जिस्टिंग एक्ट को मर्ज करके नए वाटर बॉडीज़ या फिर नए वाटरवेज बनाए गए थे। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये स्पेशली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है नेशनल वाटरवेज में इन्वॉल्व होते हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम में आती हैं। इनके फंडिंग से शिपिंग मिनिस्ट्री से आती हैं। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, और अलग अलग रीजनल ऑफिसेज भी हैं पूरे देश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में नेशनल वाटरवेज हैं। यहाँ पर वाटरवेज मतलब क्या होता है? नदियों में या फिर नालों में या फिर अलग अलग एरियाज़ में कैसे हम रूट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे वाटरवेज हैं, इसके बारे में आप जान। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अमूर फाल्कन फेस्टिवल। तो यहाँ पर खबरों में क्या है हम देख लेते हैं। खबरों में बताया गया कि 7th एडिशन ऑफ अमूर फाल्कन फेस्टिवल तमिलगांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इम्फाल में सेलिब्रेट किया जाना है। तो ये होता क्या है? ये अमूर फाल्कन फेस्टिवल क्या होता है? तो फाल्कन एक तरीके की चिड़िया होती है। इस चिड़िया के बारे में आगे हम जानेंगे, लेकिन इनके कंजर्वेशन के लिए फेस्टिवल स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है। कंजर्वेशन, किसी भी स्पीशीज़ का कंजर्वेशन क्यों किया जाता है? हम जानते हैं फूड वेब और फूड चेन,
ये कॉन्सेप्ट एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें अलग अलग स्पीशीज़ अलग अलग लेवल में आते हैं और बीच में अगर कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाता है या फिर गायब हो जाता है तो उसके पूरा फूड वेब या फिर फूड चेन जो है डिस्टर्ब हो जाता है और उससे इम्पैक्ट में दूसरे स्पीशीज़ को भी दिक्कत होती है, वो भी ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि एक दूसरे से लोग डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो इसीलिए हम फाल्कन फेस्टिवल यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया था फेस्टिवल अमूर फाल्कन को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने। अमूर फाल्कन ये होते कौन है, तो दुनिया के सबसे लंबे ट्रैवलर होते हैं, सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाले बर्ड्स होते हैं ये ठंडियों में माइग्रेट करते हैं साउथ अफ्रीका में। अक्टूबर में ये नागालैंड मणिपुर इंडिया में रहते हैं, उसके बाद ये माइग्रेट कर जाते हैं नवंबर के मंथ में साउथ अफ्रीका में। ये लगभग 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा सफ़र तय करते हैं। इनके लिए रेडियो टैगिंग प्रोग्राम भी लाया गया है अमूर फाल्कन, जो कि मणिपुर में 2018 में स्टार्ट हुआ था, ताकि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सके, इनके बारे में स्टडी किया जा सके, पैटर्न समझा जा सके। उसी पैटर्न की मदद से हम आज समझ पाए हैं किन पीरियड में किन वजहों से ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर अमूर फाल्कन फेस्टिवल क्या होता है, तो ये एक दिन का फेस्टिवल होता है। ये लगभग सेकेंड वीक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है और ह्यूमन का एनवायरनमेंट से जो भी रिलेशन है उसके इंपॉर्टेंस को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, बताया जाता है, समझते हैं लोग, सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहली बार इसको 2015 में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो ये फेस्टिवल सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं कैसे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेनेटल 5P, डेटा यूज इन न्यू मीथेन डिटेक्शन सिस्टम। मीथेन क्या होता है, तो ये एक गैस होता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके डिटेक्शन के लिए सैटेलाइट सिस्टम का यूज़ किया जाना है, वहीं यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। खबरों में बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन ने सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम मार्स, जो कि मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम को लॉन्च किया गया है। इसमें मीथेन एमिशन को ट्रैक किया जाएगा और गवर्नमेंट्स को अलर्ट किया जाएगा कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे इस पर काम करेंगे। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम क्या होता है, तो मार्स, जिसको हम मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम कहते हैं, इसको 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज शर्म ए शेख यहाँ पर इजिप्ट में जो कि यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो इस रिस्पॉन्स सिस्टम में होता क्या है, तो एक तरीके से डेटा यहाँ पर उठाया जाता है, जो भी मीथेन रिलीज़ हो रही है एनवायरनमेंट में उसके डेटा को कैप्चर किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचाया जाता है। उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और एमिशंस को कंट्रोल किया जाता है और इनको मिटिगेट भी किया जा सकता है। सिस्टम सबसे पहली बार पब्लिकली ग्लोबल सिस्टम में अवेलेबल है और यहाँ पर मीथेन डिटेक्शन नोटिफिकेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली हर जगह सबको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि छुपा के सो किया जाएगा, ये ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल रहेगा पब्लिक डोमेन में, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव हम जानते हैं कि प्रेजेंट में बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, उन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हम मीथेन गैस के एमिशन को करने में अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत सारा डेटा मिल जाएगा और हमें जो भी प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड उसको डिटेक्ट करने में मदद मिल जाएगी। मार्स जो है लार्ज पॉइंट एमिशन सोर्सेज को डिटेक्ट करेगा जहाँ भी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज़ हैं और धीमे धीमे ये कोल से एमिशन निकालने वाले हैं, वेस्ट, लाइफ स्टॉक, राइस फीड, हर जगह से जो भी मीथेन का एमिशन निकलने वाला है उसको डिटेक्ट करेगा। अब मीथेन गैस के एमिशन को हमको कम क्यों करना है एक्चुअली, तो हम जानते हैं मीथेन सेकंड मोस्ट कॉमन गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस 6 गैसेज होते हैं मेजर गैसेज, जिसमें से ये सेकंड मोस्ट कॉमन है, मतलब सबसे ज़्यादा मीथेन एमिट होता ही है। इसमें लगभग 17% करेंट ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का पार्ट मीथेन है और यहाँ पर 25 से 30% टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मीथेन के कारण हो रहा है, राइट। तो ये कारण है जिसकी वजह से मीथेन एमिशन को कट डाउन करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट। अब देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन मीथेन से रिलेटेड आए, लेकिन एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है तो जो भी ग्रीन हाउस गैसेज 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनसे रिलेटेड आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। यहाँ से और भी क्वेश्चंस आए हैं 2019 में, कंसिडर द फॉलोइंग कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसा मैंने बताया कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ फ्रेम हो सकते हैं आपके स्टेट एग्जामिनेशन में या फिर यूपीएससी में। सो यू हैव टू लर्न अबाउट पोल्यूशन इन वेरी डिटेल्स, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स, आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक्स। टिल देन, गुड बाय।